अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू सेमेस्टर एंड कैसे हैं मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स। आई होप एंड प्रे आप सब लोग जहाँ कहीं भी हों बहुत खुश हों। जिन लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा सीजीपीए रहा मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ, उन्हें कांग्रेचुलेट करती हूँ एंड उम्मीद है कि आप लोगों का नेक्स्ट सेमेस्टर में भी अच्छा सीजीपीए हो। और चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि अब हम नए सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट करेंगे। और आज सबसे पहला हमारा जो कोर्स है जिसके बारे में पढ़ेंगे दैट इज पर्सनैलिटी साइकोलॉजी PSY 405। इस कोर्स को हम स्टडी करेंगे। इसका लेक्चर नंबर 1 है द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी। हम अपने लेक्चर्स को इंशाल्लाह बहुत ही शॉर्ट और कंसेप्चुअल वे में स्टडी करेंगे। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द नेचर ऑफ द पर्सनैलिटी थ्योरी। हमने पर्सनैलिटी थ्योरी की नेचर क्या है, ठीक है, हमने इसे स्टडी करना है। सबसे पहले उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रीचर्स आर वी, हम किस तरह की मखलूक है, ठीक है। इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ पर स्टडी किया है कि ये जानने के लिए कि हम किस तरह के क्रीचर्स हैं, लेकिन वो एक हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। जिसकी वजह क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्योंकि बिलियंस ऑफ द पीपल्स इस दुनिया में रहते हैं, हर तरह के लोगों की मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ नेचर्स होती हैं। तो ये जो है इसको एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना अबाउट कि हम किस तरह के क्रिएचर्स हैं, ये इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इस दुनिया में पाए जाते हैं, उन सबकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उन सबके जो नेचर्स हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और इसी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि हम किस किस्म के क्रिएचर्स हैं। एज अ होल हम ये नहीं कह सकते। उसके बाद नेक्स्ट उसने हमसे पूछा है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे हम कि जब साइकोलॉजी में हम एक इंसान की पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं एज अ साइंस, उसे पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का नाम दिया जाता है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट से जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या है कि जो है वह जनरल इंटीग्रेटेड एंड क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट पर्सनैलिटी। हम अपनी और दूसरे लोगों की पर्सनैलिटी को थोड़ा-सा प्रेडिक्ट कर सकेंगे, उनके जनरल कंसेप्ट को क्लियर कर सकेंगे और वो लोगों की पर्सनैलिटी को असेस कर सकेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज़ के थीम्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे। व्हाट मेक्स पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एज़ साइंस। हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा कि साइकोलॉजी एज़ अ साइंस, हमने साइकोलॉजी को पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एज़ साइंस, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एक साइंस जो है वो कैसे है? उसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह पहले हमने बात की कि मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ अपनी ओपिनियंस दिए, मुख्तलिफ बिलीव्स ह्यूमन नेचर्स के बारे में, मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स थे वो स्टडी किए। स्टडी करने के बाद उन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किए, इनको हम टेस्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। ये हम इन्हें टेस्ट कर सकते हैं, हम इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं, ये टेस्टेबल है, ओके। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम कभी भी पर्सनैलिटी साइकोलॉजी को एज़ अ ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, कि ये एक ऑब्जेक्टिफाइंग हम इसे स्टडी नहीं कर सकते। हाँ, हम इसे लिटरेचर, आर्ट, हिस्ट्री और रिलीजन की बुनियाद पर हम इन्हें स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी पर्सनैलिटी को इस तरह एज़ अ ऑब्जेक्ट स्टडी नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने सेकंड ऑब्जेक्ट कहा है कि हम जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी होती है, वो लोगों के हेल्दी पैटर्न के मुताबिक वो लोगों की मदद कर सकती है कि लोग अपने एक हेल्दी पैटर्न से ज़िंदगी को गुज़ार सकें, जो उन्होंने डिफरेंट किस्म के लर्निंग प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं। उन्हें लगता है कि लोग अपना वे ऑफ द लाइफ जो है वो चेंज कर सकते हैं इन्हें अडॉप्ट करने के बाद। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। इसके ऊपर हमने जितना भी पढ़ा इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था, ना ही कोई ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट था, ना ही कोई क्वेश्चन। यहाँ से कुछ चीज़ें आगे इम्पोर्टेंट है। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी क्या होता है कि उन्होंने कहा हुआ है कि जब हम मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को एक ग्रुप में ले लेते हैं, थ्योरीज के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का एक ग्रुप बना लेते हैं, उसे कहते हैं थ्योरीज ऑफ द पर्सनैलिटी। उसके बाद उन्होंने आगे 2 फैक्टर्स बताए हैं पर्सनैलिटी के, या सॉरी थ्योरी के। थ्योरी हमेशा तभी यूज़फुल होती है जब वो आने वाले वक़्त में किसी इंसान के काम आ सके, कि कोई एक शख्स है, कोई या कोई साइकोलॉजिस्ट है जो उस थ्योरी को इस्तेमाल करता है, उसे इस्तेमाल करके किसी दूसरे इंसान की शख्सियत को थोड़ा-सा प्रेडिक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब कि वो थ्योरी सक्सेसफुल है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेप पे कहा है कि थ्योरी के हमेशा 2 पार्ट्स होने चाहिए थे, एक तो असम्पशन्स और दूसरा एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो हम काम करते हैं एक्सपेरिमेंटली, हम उसे टेस्ट वगैरह करते हैं, उसके रिजल्ट्स को हासिल करते हैं। व्हाट पर्पस डू थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी सर्व। इसमें 3 किस्म के आ जाते हैं कि सबसे पहले आ जाता है कि हम पर्सनैलिटी थ्योरी के मुताबिक जो है वो किसी की शख्सियत को थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड द सेकंडली कि
हम जब उसकी पर्सनैलिटी को प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो हम उसके फ्यूचर का कोई गेस कर सकते हैं। थर्ड वन इसके ये टेस्टेबल होती है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि आप इसे टेस्ट कर सकते हैं इस पर और इसे कन्फर्म और डिसकन्फर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि हाउ वी कैन इवैल्यूएट पर्सनैलिटी थ्योरीज। ठीक है, हम पर्सनैलिटी थ्योरीज को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैसे इनसे क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं, या इस पर्सनैलिटी थ्योरी तक कैसे इस मतलब इससे किस तरह हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है कि वेरिफिएबिलिटी। वेरिफिएबिलिटी में आता है कि आप उसके जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए उन थ्योरीज को, जैसा हमने पहले भी ये पढ़ा है कि उस पे आप डिफरेंट किस्म के टेस्ट करें, उस कॉन्सेप्ट पर डिफरेंट किस्म के टेस्ट करें और आप उसे वेरीफाई करें। आप उसके ऊपर टेस्ट करने के बाद, उसको कंफर्म करने के बाद उसको वेरीफाई करें कि ये हमारे मुताबिक ये थ्योरी जो है वो गुड है। ठीक है, उसके बाद ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होती है कि जब आप किसी भी एक थ्योरी पे काम करते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं, तो आप उसे इस तरह मैनर्स में, इस तरह एक मैनर के साथ आप उससे उसके एम्पिरिकल टेस्ट करें कि अगर कोई पीछे वाला आने वाला इंसान उस पर टेस्ट करता है आपके बाद, तो वो आपकी बातों को आसानी से समझ सके। इंटरनल कंसिस्टेंसी, उन्होंने कहा कि हर थ्योरी के अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, और वो जो थ्योरी है वो सेंट्रल आइडिया के जो है वो रिवॉल्व करे, सॉरी, तो मतलब इधर उधर की बातें ना घुसाई गई हो उसके अंदर, वो सिर्फ सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द जो है वो उसके पॉइंट जो उसका है वो सेंट्रल आइडिया के नजदीक होना चाहिए। आगे हमारे पास है कि पार्सिमोनी, जो कि हमने कहा कि सिंपल तरीके से एक थ्योरी होनी चाहिए, उसके अंदर बहुत ही फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स पाए जाएँ, बहुत कम कॉन्सेप्ट्स पाए जाएँ। फिर आगे उन्होंने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव, कि एक कॉन्सेप्ट जो है, नंबर ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्यूएस्ट होने चाहिए, लेकिन उनके अंदर उन्हें उनके तमाम इंसान के बायोलॉजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल एंड कल्चरल बिहेवियर को इस तरह आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव करके उसके अंदर ऑब्जर्व करें उस कॉन्सेप्ट के अंदर, कि वो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना बने, लेकिन उसके अंदर कोई चीज़ मिस भी ना हो। नेक्स्ट है फंक्शनल सिग्निफिकेंस। फंक्शनल सिग्निफिकेंस होता है कि जब एक थ्योरी बन गई है, उसको पहले टेस्ट किए गए हैं, उसको वेरीफाई किया गया है, उसके अंदर डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर्स को ऐड किया गया है, उसका एक बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट बनाया गया, तो जब कोई दूसरा शख्स उसको फंक्शनली उस पर परफॉर्म करता है तो वो उसके लिए हेल्पफुल साबित हो। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे क्या चीज़ें जो है वो उस पर असरअंदाज हो सकती हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स, वो जीन्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से हम हमारे अंदर मुंतकिल होते हैं। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट वगैरह, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ क्लाइमेट के साथ रहने की आदत होती है। कल्चर एंड सोसाइटी, डिफरेंट किस्म की कल्चरल सोसाइटीज़ में लोग पलना बढ़ना सीखते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, एक इंसान के अंदर का शऊर जो उसे उसकी एजुकेशन दिलाती है। ट्रेड्स जो इंसान की अपनी खसूसियात होती हैं। एंड द अनकॉन्शियस मैकेनिज्म, के इंसान के अंदर के वो मैकेनिज्म जो उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा है, लेकिन इसमें कोई उतना ऐसा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हम जो नेक्स्ट हमारा रह गया ये लेक्चर, उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ताकि ये ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो सके। और ये इतना ही था जो मैंने आप लोगों को समझाया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को कोई बात नहीं समझ आती, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।